हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आई होप आप अच्छे होंगे। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें, क्योंकि मैं इसी तरह की लेटेस्ट वीडियो अपने चैनल पर पर्टिकुलर लाता रहता हूँ। तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। अगर आपकी किसी तरह की क्वेरी है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के भेज सकते हैं, तो उसका मैं आंसर आपको दे दूँगा। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। जिंक तथा लाइट कॉपर की अपेक्षा, ऑप्शन नंबर ए हमारा कम क्रियाशील है, ऑप्शन नंबर बी हमारा अधिक क्रियाशील है, और ऑप्शन नंबर सी हमारा सामान्य क्रियाशील है, ऑप्शन नंबर डी हमारा अन्य। तो जिंक तथा लेड कॉपर की अपेक्षा अधिक क्रियाशील है। ऑप्शन नंबर ई इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि जिंक तथा लेड से अधिक कॉपर रिएक्शंस आसानी से बहुत जल्दी कर लेता है, तो अधिक क्रियाशील होता है इसीलिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा। अंगूर का किण्वन करना एक, ऑप्शन नंबर ए है रासायनिक परिवर्तन है, और ऑप्शन नंबर बी हमारा भौतिक परिवर्तन, ऑप्शन नंबर सी हमारा रासायनिक और भौतिक दोनों परिवर्तन है, और ऑप्शन नंबर जो डी है हमारा वो अन्य है। तो अंगूर का जब हम किण्वन करते हैं तो वह क्या है, तो एक वह रासायनिक परिवर्तन है। अंगूर का किण्वन करना एक रासायनिक परिवर्तन के अंतर्गत ही आता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर होगा। मैग्नीशियम के रिबन के दहन होने पर किस प्रकृति का लौह उत्सर्जित होता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा लाल और चमकदार, ऑप्शन नंबर बी हमारा नीला और चमकदार, ऑप्शन नंबर सी हमारा श्वेत चमकदार, और ऑप्शन नंबर डी हमारा हरा चमकदार। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी श्वेत चमकदार होता है जब मैग्नीशियम के विरन के दहन होने पर। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। आई होप आप समझ चुके होंगे। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन नंबर है हमारा लैक्टिक अम्ल, ऑप्शन नंबर बी हमारा साइट्रिक अम्ल, और ऑप्शन नंबर डी हमारा मेथेनोइक अम्ल, ऑप्शन नंबर डी हमारा एसिटिक अम्ल। तो आपसे सिरका में पूछा गया यानी विनेगर में कौन सा एसिड पाया जाता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, यानी एसिटिक एसिड सिरका में पाया जाता है। निम्न में कौन विजातीय यौगिक है। ऑप्शन नंबर ए हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस, ऑप्शन नंबर बी हमारा खड़िया, और ऑप्शन नंबर सी हमारा संगमरमर, ऑप्शन नंबर डी हमारा चूना पत्थर। तो आपसे विजातीय कंपाउंड के बारे में पूछा गया है कि इन चारों में कौन सा विजातीय कंपाउंड है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर हमारा ए इज द करेक्ट आंसर, यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस एक विजातीय यौगिक है। नींबू के रस का पीएच मान लगभग होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा 10, और ऑप्शन नंबर बी हमारा 2.2 है, और ऑप्शन नंबर बी हमारा 12 है, और ऑप्शन नंबर डी हमारा 14 है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो नींबू का जो पीएच मान लगभग 2.2 ही है। मधुमक्खी के डंक मारने पर किस पदार्थ से मधुमक्खी के डंक मारने पर किस पदार्थ से उपचार करना लाभकारी है। जब हमें मधुमक्खी काट लेती है तो हमें किस चीज़ का ट्रीटमेंट करना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बेकिंग सोडा, ऑप्शन नंबर बी हमारा सोडियम कार्बोनेट, और ऑप्शन नंबर जो हमारा सी है वो सोडियम क्लोराइड, और ऑप्शन नंबर डी हमारा अन्य। तो हमें जब मधुमक्खी का डंक लगता है तो अगर वो
मतलब उसमें जलन सी महसूस होती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी बेकिंग सोडा का यूज़ किया जाता है। अगर मधुमक्खी आपको टंग कभी मार दे तो आप वहाँ पर थोड़ा बेकिंग सोडा लगा लें, तो वो नॉर्मलाइज क्रिया हो जाएगी, क्योंकि अम्ल और क्षार आपस में रिएक्शन करके वो एक न्यूट्रल बन जाएंगे। तो जो मधुमक्खी के जो टंक में पाया जाता है वो एक एसिड होता है, उसका नाम आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएंगे कि उस एसिड का नाम क्या है। और उसके बाद कल मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको उसके बारे में बता दूंगा। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं कि मधुमक्खी के टंक में कौन सा एसिड पाया जाता है। मुंह साफ करने के लिए किस प्रकार के मंजन का व्यवहार करना चाहिए जिससे कि दंत क्षय रोग जा सके? तो ऑप्शन नंबर ए हमारा अम्लीय दंतमंजन, ऑप्शन नंबर बी हमारा क्षारकीय दंतमंजन, ऑप्शन नंबर सी हमारा उदासीन दंतमंजन, और ऑप्शन नंबर डी है सभी। तो मुंह साफ करने के लिए हमें किस प्रकार के मंजन का यूज़ करना चाहिए? अम्लीय हो या क्षारीय हो या उदासीन हो या ये सभी हों? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, क्योंकि क्षारीय दंतमंजन का हमें यूज करना चाहिए। निम्न में कौन अधातु विद्युत का सुचालक है? ऑप्शन नंबर ए हमारा ग्रेफाइट, ऑप्शन नंबर बी हमारा कॉपर, ऑप्शन नंबर सी हमारा सल्फर, और ऑप्शन नंबर डी हमारा हीरा। तो जो अधातु कौन है जो विद्युत का सुचालक है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी ग्रेफाइट एक अधातु है जो विद्युत का सुचालक होती है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। निम्न में से किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है? तो ऑप्शन नंबर ए हमारा मैग्नीशियम, ऑप्शन नंबर बी हमारा सल्फर, और ऑप्शन नंबर सी हमारा सोडियम, ऑप्शन नंबर डी हमारा क्रोमियम। तो ये जो चारों दी हुई हैं ये धातु हैं, जैसे मैग्नीशियम, सल्फर, सोडियम और क्रोमियम, ये सभी धातु के अकॉर्डिंग आती हैं। तो इसमें से ऐसी वे कौन सी धातु है जिसे आप आसानी से चाकू द्वारा काट सकते हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा हमारा, यानी सोडियम वह धातु है जिसे हम चाकू से आसानी से काट सकते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी सोडियम। जस्ता के अयस्क हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा जिंक ब्लेड, ऑप्शन नंबर बी हमारा बॉक्साइट, ऑप्शन नंबर सी हमारा सोडियम क्लोराइड, और ऑप्शन नंबर डी हमारा सिनेबार। तो जस्ता के जो अयस्क हैं क्या? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, जस्ता का जो अयस्क होता है वो जिंक ब्लेड होता है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। एल्यूमिना का विद्युत अपघटन करने पर एनोड पर कौन सी गैस जमा होती है? जब हम एल्यूमिना का विद्युत अपघटन करते हैं तो वहाँ पर हमें कौन सी गैस प्राप्त होती है? तो ऑप्शन नंबर ए होगा हमारा हाइड्रोजन गैस, ऑप्शन नंबर बी है हमारा नाइट्रोजन गैस, ऑप्शन नंबर सी हमारा कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और ऑप्शन नंबर डी हमारा ऑक्सीजन गैस। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, जब हम एल्यूमिना का विद्युत अपघटन करते हैं तो हमें ऑक्सीजन गैस प्राप्त होती है एनोड पर। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हमारा ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी ऑक्सीजन गैस। इस्पात में कितना प्रतिशत कार्बन है? ऑप्शन नंबर ए हमारा 3%, ऑप्शन नंबर बी हमारा 4%, और ऑप्शन नंबर सी हमारा 2%, ऑप्शन नंबर डी हमारा 5%। तो इस्पात में कितना प्रतिशत कार्बन पाया जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, 2% उसमें कार्बन पाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। इस्पात में 2% कार्बन की मात्रा पाई जाती है।
कौन सी धातु है जो अधिक ताप पर भी ऑक्सीजन से अवक्रिया नहीं करती है? हाई टेम्परेचर में भी वो आपस में रिएक्शन नहीं करती है। तो इन चार ऑप्शनों में से आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए हमारा लोहा, ऑप्शन नंबर बी हमारा सोना, और ऑप्शन नंबर सी हमारा पोटेशियम, ऑप्शन नंबर डी हमारा एल्यूमिनियम। तो हाईएस्ट टेम्परेचर पर ऑक्सीजन के साथ जो अवक्रिया नहीं करती है उसके बारे में आपको बताना है। तो इसका दोस्तों जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा, यानी सोना। आई होप आप समझ चुके होंगे, क्योंकि सोना एक वह धातु है जो हाई टेम्परेचर में भी ऑक्सीजन के साथ क्रिया नहीं करती है। कौन सा धातु जल में डालने पर तैरने लगता है? उस धातु के बारे में आपको बताना है कि वह कौन सी मेटल्स है जिसको हम पानी में डालते हैं तब भी वह तैरती रहती है उसकी सरफेस पर। तो ऑप्शन नंबर ए होगा हमारा कैल्शियम, ऑप्शन नंबर बी हमारा निकल, और ऑप्शन नंबर सी हमारा मैग्नीशियम, ऑप्शन नंबर डी हमारा पोटेशियम। तो इनमें से कौन सी वह धातु है जो पानी पर तैरती रहती है? पोटेशियम, मैग्नीशियम, निकल या फिर कैल्शियम? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी कैल्शियम वह धातु है जो पानी की सरफेस पर तैरती रहती है। एक धातु के टुकड़े से पतले तार खींचे जा सकते हैं, यह धातु के किस गुणधर्म के लिए उत्तरदायी है? ऑप्शन नंबर ए होगा हमारी उसकी तन्यता पर, ऑप्शन नंबर बी होगा उसकी कठोरता पर निर्भर, ऑप्शन नंबर सी होगा आघात वर्धता के कारण, और ऑप्शन नंबर डी होगा चालकता के कारण। तो धातु के टुकड़े से पतले तार की तरह एक खींच कर रेशा बनाया जा सकता है। तो इन चारों ऑप्शनों में से उसके बारे में आपको बताना है। तो जैसे चालकता है, आघात वर्धता है, या उसकी कठोरता है, या उसकी तन्यता है, किसके कारण वह आसानी से खींची जा सकती है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हमारा ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। उसकी जो तन्यता होती है उसी के कारण धातु को खींच खींच के तार की तरह बनाया जा सकता है। उसमें एक अपनी प्रॉपर्टी पाई जाती है जो उसे आसानी से खींच सकती है। धातुओं की अपनी एक ऐसी मतलब प्रॉपर्टी है जिन्हें आसानी से पीट पीट कर उसे तार के रूप में खींच के बनाया जा सकता है। इनमें से कौन सी अधातु चमकीला है? तो आइए नीचे देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा कार्बन, ऑप्शन नंबर बी हमारा आयोडीन, ऑप्शन नंबर सी हमारा सल्फर, ऑप्शन नंबर डी हमारा ब्रोमीन। तो इसका इनमें से कौन सी अधातु चमकीला है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी हमारा ब्रोमीन। ब्रोमीन एक ब्रोमीन एक अधातु है जो चमकीली दिखाई देती है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हमारा ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर, यानी कि ब्रोमीन। धातु के बर्तन में खाना बनाया जाता है क्योंकि यह ऊष्मा का, ऑप्शन नंबर ए हमारा सुचालक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा अर्धचालक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा कुचालक है, और ऑप्शन नंबर डी हमारा चालक और सुचालक दोनों हैं। क्योंकि धातुओं के बर्तन में ही खाना बनाया जाता है क्योंकि वह ऊष्मा का क्या होता है? ऊष्मा का सुचालक होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि वह धातुओं ऊष्मा के सुचालक होते हैं। कौन सी धातु जल के साथ अवक्रिया करती है? ऑप्शन नंबर ए होगा सोना, ऑप्शन नंबर बी हमारा पोटेशियम, ऑप्शन नंबर सी हमारा सिल्वर, और ऑप्शन नंबर डी हमारा लेड। तो वह ऐसी कौन सी धातु है जो जल के साथ अवक्रिया कर लेती है, यानी रिएक्शंस करके एक नया कंपाउंड बनाती है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी पोटेशियम वह धातु है जो जल के साथ अवक्रिया करके एक नया कंपाउंड बना लेती है।
आयनिक यौगिक के गलनांक एवं क्वथनांक ऑप्शन नंबर ए होगा निम्न होते हैं, ऑप्शन नंबर बी होगा उच्च होते हैं, ऑप्शन नंबर सी हमारा सामान्य होते हैं और ऑप्शन नंबर डी हमारा सभी कथन सत्य हैं। तो ये आयनिक यौगिक के जो उसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है यानी गलनांक और क्वथनांक कैसे होते हैं, उच्च होते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अब है उच्च होते हैं उसके आयनिक